नमस्कार, मैं विवेकानंद। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की और उस चुनाव परिणाम में दलित राजनीति कहां पर जा पहुंची है और साथ में दो दिग्गज मौर्य नेता क्यों अपना चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे तो आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये ऐतिहासिक शब्द मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि 37 साल बाद किसी दल ने फिर से लगातार सेकेंड टर्म सत्ता में वापसी की है और वो भी वापसी किसके नेतृत्व में की है? योगी मोदी के नेतृत्व में। वो योगी आदित्यनाथ जिन पर ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा, वो आदित्यनाथ जिस पर ठाकुरवाद का आरोप लगा। उस स्थिति में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बहुसंख्य आबादी है दलितों पिछड़ों की, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना उचित समझा, बजाय इसके कि वो समाजवादी पार्टी या बसपा को वोट करते। आखिर क्या कारण रहे? तो हम इन्हीं कारणों को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। आंकड़े इस लिहाज से 2017 में भी बसपा की कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता था, लेकिन कम से कम उस समय बसपा को जो वोट शेयर मिला था वो 22% के करीबन मिला था। लेकिन 2022 का चुनाव आते आते वो वोट शेयर 12% तक पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में एक सीट तक नहीं जितवा पाई अपने उम्मीदवारों को। जी हाँ, खाता जरूर खुला है बसपा का उत्तर प्रदेश में। उमा शंकर सिंह बलिया के रसड़ा से जरूर विधायक चुने गए हैं, लेकिन उमा शंकर सिंह हमेशा अपने दम पर चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी की पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया। आखिर क्यों नहीं जीत पाया? आखिर दलितों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना क्यों स्वीकार कर लिया? इस पर जरूर गौर करना चाहिए। बहन जी ने जब अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया। एक दलित नेत्री जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी और उन्हें लगा कि मेरा जो वोटर है, जो मेरे समाज का वोटर है, वो जाएगा कहाँ? वो तो मेरा एक तरह से बंधुआ वोटर है और मैं जो भी करूंगी वो उसको ठीक लगेगा। तो क्या उसको ठीक लगा? जो उसके कार्यकर्ता थे, जो हार्डकोर समर्थक हैं बहन जी के शासनकाल की तारीफ करने वाले लोगों ने भी बीजेपी को क्यों वोट दे दिया? वो इसलिए वोट दे दिया क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, जो अपने आप को पिछड़ों की पार्टी कहने का दम भरती है, उन्होंने दलितों को पूरी तरीके से इग्नोर किया, दलित वोटर्स को इग्नोर किया। वो कैसे इग्नोर किया? आप समाजवादी पार्टी में पूरा लिस्ट खोज लेंगे, कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा जो दलित का, जो एक पूरा प्रदेश का पर्सपेक्टिव रखता हो, ऐसा एक भी चेहरा नहीं दिखेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जरूर चाहते थे कि उनका गठबंधन, उनकी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो, जो कि नहीं हो पाया। यानी आप देखेंगे कि ये दलित पिछड़े आपस में ही इस कदर एक दूसरे से बिछड़े कि नतीजा ये हुआ कि ठाकुर योगी आदित्यनाथ सिंह की सरकार बन गई। अजय सिंह बिष्ट दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वहीं पर मौर्या, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज, जिसकी आबादी की 14% के करीबन उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, उस आबादी के 3 दिग्गज मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे, जो दावा करते थे कि उन्हीं की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत 2017 में मिली थी, वो तीनों मंत्री चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक
जो वो खुद मुंह से जरूर नहीं कहते थे, लेकिन उनके समर्थक या तमाम विश्लेषक भी इस बात को कहते थे कि योगी आदित्यनाथ के लिए अगर कोई एक व्यक्ति सीधे चुनौती देता नजर आता है तो वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह क्षेत्र में चुनाव हार जाते हैं? आखिर ये कौन सी ऐसी राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में कि दलित भी एक तरह से बॉटम लाइन की तरफ, दलितों की तथाकथित सो कॉल्ड जो पार्टी जिससे 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, वो शून्यकाल को छू गई। आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, वो उन्होंने हिम्मत किया, वो लड़ने गए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। ये ज़रूर है कि उनका जमानत जब्त हो गया, लेकिन उनको जमानत जब्त होने के लिए मजबूर किसने किया? अगर आप ये इन सब बातों पर गौर करेंगे तब आपको भाजपा की जीत आप देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की खेत में, जहां पर कि दलित पिछड़ी आबादी बहुसंख्यक है, उसके बावजूद गोरखपुर का सांड वहां पर फसल चरने के लिए तैयार है। वो क्यों तैयार हुआ? ये किसका दोष था? अगर आप देखेंगे तो जो जनता है उसको किसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया? भारतीय जनता पार्टी का देखिए कि उसने दलितों को कैसे अपने तरफ लाने के लिए प्रयास किए। पहली बात भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस को देखिए कि उन्होंने उत्तराखंड में जाटव बेबी रानी मौर्य को राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवाकर विधायक का चुनाव लड़वाया उत्तर प्रदेश में, ताकि दलितों में ये संदेश जाए कि उनका एक प्रोमिनेंट चेहरा उनके पास है। समाजवादी पार्टी की हरकत देखिए, समाजवादी पार्टी के पास एक भी प्रोमिनेंट चेहरा दलितों का जो पूरे प्रदेश भर में एक राजनीति में एक असर छोड़ सके नहीं है, नहीं था। उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में इस जाति के ये, उस जाति के वो, जाति का एक समुच्चय बनाने की जरूर कोशिश की। उन्होंने इंद्रजीत सरोज को, कौशाम्बी के मंझनपुर सीट से इंद्रजीत सरोज पासी समाज के बड़े नेता हैं, उनको लड़ाया जरूर। उसका फायदा ये भी हुआ कि पासी समाज का कुछ हद तक वोट जरूर ट्रांसफर हुआ है समाजवादी पार्टी में, लेकिन बाकी के दलितों का वोट आप चाहे 5 किलो अनाज की वजह से गिन लीजिए, चाहे मायावती की राजनीतिक उदासीनता की वजह से गिन लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी में दलितों का कोई प्रोमिनेंट चेहरा ना होना वजह गिन लीजिए, या समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर, समाजवादी के शासनकाल में गरीबों के साथ जो थोड़ा बहुत गुंडागर्दी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है, वो वजह गिन लीजिए। इन तमाम वजहों की वजह से आज देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी 17 के मुकाबले 10% वोट का गेन कर कर भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस मुकाबले में भी अपने आप में गेन किया। 17 के मुकाबले 17 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिले थे, अभी 41% से ज़्यादा वोट शेयर मिले उनको। तो कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि दलित राजनीति जो वहाँ पर याचक की भूमिका में नहीं होती थी, दलित नेता अपने आप में एक निर्णायक नेता माने जाते थे, आज उन नेताओं की स्थिति क्या हो गई? उनके अपने ही लोगों ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन नेताओं ने उनके अपने लोगों को छोड़ दिया। अगर दलितों को सही मायने में उनके लिए आवाज़ उठाई होती बहन जी ने, जब हाथरस की घटना हुई, जब उन्नाव की घटना हुई, उस समय अगर बहन जी अपने उस रूप में, जब वो कभी मान्यवर काशीराम साहब के साथ होती थीं और उस समय मान्यवर काशीराम के विचारों पर जो एक आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति होती तो आज ये स्थिति तो कतई नहीं होती। तो इस पर जरूर चिंतन, इस पर सिर्फ उनको चिंतन करने की जरूरत नहीं है जो कि राजनीति कर रहे हैं, जो नेता हैं, बल्कि इस विषयों पर आप जनता को भी चिंतन करने की जरूरत है, आम लोगों को भी चिंतन करने की जरूरत है। रही बात चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, वो कुछ सीट चाह रहे थे समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने उनको अकोमोडेट नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हो सकता है ऐसा डर लगा हो कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण उस बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 22% के करीबन है। वहीं अखिलेश यादव उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी आबादी लमसम 9% के करीबन है। तो उन्हें उनमें अपना एक प्रतिद्वंदी नजर आ गया होगा, हो सकता है, और इस कारण उन्होंने उनके साथ गठबंधन करना उचित नहीं समझा। नतीजतन वो भी सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में कौन लौटा है? वही जिसके शासनकाल को आपने कहा कि
बहुत प्रदेश का बहुत बुरा शासनकाल रहा। जनता ने फिर कैसे वोट कर दिया? 5 किलो अनाज, पक्का मकान, कौन सी ऐसी वजह रही? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी वजह मानी गई कि कम से कम कुछ भी हो आदमी चैन से है। अब बात कर लेते हैं मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लगा, पूरे शासन काल में वो मंत्री रहे, श्रम मंत्री थे, उनको लगा कि पिछड़ों के हकों के साथ इस सरकार में मनमानी हो रही है, तो हम इस सरकार को गिरा देंगे, ओबीसी की वजह से ये सरकार चल रही है। तो उन्होंने सपा के साथ जाने का निर्णय कर लिया। उनके साथ धर्म सिंह सैनी भी हो लिए, दारा सिंह चौहान भी हो लिए। दारा सिंह चौहान कम से कम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपना चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता रहे हैं, नो डाउट, उनको ओबीसी समाज में उनकी अपनी पैठ रही है, उसके बावजूद उनकी अपनी बिरादरी ने उनका साथ फाजिल नगर में छोड़ दिया, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने गलती ये कर दी कि वो पडरौना, जहां से वो 3 बार से विधायक थे, उन्होंने वो छोड़ दी किसी कारणवश, या हो सकता है अखिलेश ने उनको भेज दिया हो कि आप सेफ सीट पर रहेंगे फाजिल नगर में, और नतीजा ये हुआ कि वो अनसेफ सीट पर पहुंच गए। अगर वो पडरौना से लड़ते तो हो सकता था कि स्थिति दूसरी होती। तो वो रणनीतिक चूक रही, जहां पर उनके अपने समाज ने भी उनको साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भाजपा की तरफ उनका अपना समाज फोर्स था कि भाई नेताजी तो आ गए, लेकिन वो समाज नहीं आ पाया सपा की तरफ। सपा की तरफ क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जमीन पर एक टस चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं कुशवाहा और यादव बिरादरी। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर फसल और भैंस का मामला है। तो ये जो स्थिति आप देखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे ज़मीन पर काम करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य कैसे हार गए? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो मौर्य समाज का दूसरा बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, जिसको कि मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट कर रही थी एक तरह से लोग, पिछड़े समाज का, और स्टूल मंत्री कह के उनका मजाक उड़ाया भी गया कि वो स्टूल पर उनको बैठा दिया गया था। वो व्यक्ति कैसे चुनाव हार गए सिराथू से? दरअसल सिराथू की जो सामाजिक स्थिति है, वहाँ पर मौर्य बिरादरी ज़्यादा संख्या में नहीं है, वो 20,000 के लमसम उनकी आबादी है, लेकिन पटेल बिरादरी वहाँ 40 से 50,000 की आबादी में है। मुस्लिम आबादी बहुत काफ़ी संख्या में है, यादव भी आबादी ठीक ठाक संख्या में है। नतीजा ये हुआ कि समीकरण पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चले गए। पासी बिरादरी की वहाँ सर्वाधिक संख्या है। इंद्रजीत सरोज को सपा ने, पासी समाज के बड़े नेता हैं, उनको मंझनपुर से उम्मीदवार बनाया, वो भी चुनाव जीते हैं। नतीजा ये हुआ कि पासी समाज का वोट भी पल्लवी पटेल, सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल उम्मीदवार बनाई गई सपा से, और उनको वोट गया। और पटेल समाज जिस पर की भरोसा कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने 2 बार अपनी सीटें छोड़ी, विधानसभा की सीट जब सिराथू छोड़ी तो शीतला प्रसाद पटेल को उम्मीदवार बनाया, और जब फूलपुर लोकसभा जहां से वो सांसद बने थे वो छोड़ी तो किसी पटेल, कौशलेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया था। तो उन्हें लगा कि चूंकि मैंने अपनी सीटें छोड़ी तो पटेल बिरादरी के लोगों को वो सीटें मिली, तो पटेल बिरादरी हमको वोट करेगी। लेकिन पटेल बिरादरी ने देखा कि नहीं, मुझे वोट करना है अपनी बिरादरी को। नतीजा ये हुआ कि जो लव कुश एक टाई बनता है बिहार में खास करके, वो उत्तर प्रदेश में एक तरह से जो करीब थी 2 जातियां, उसमें भी विखंडन हो गया। यहाँ पर अखिलेश यादव की भी अपनी एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि हर दल जो अपनी राजनीति कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जाति है। जाति बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर भारत की राजनीति में। दिखता भले है कि वो विकास के नाम पर वोट पड़ रहे हों, लेकिन विकास के साथ साथ वो चेहरा जरूर दिखना चाहिए कि हमारी बिरादरी का चेहरा वहाँ है या नहीं है। तो नतीजा ये रहा कि 14% आबादी वाली शाक्य सैनी मौर्य के 15 से 16 करीबन 16 या 17 करीबन विधायक चुने गए हैं, जो कि पिछले के मुकाबले कम हैं, 2017 के मुकाबले। डिप्टी सीएम खुद चुनाव हार गए। कैबिनेट मंत्री और दिग्गज नेता कहलाने वाले ओबीसी चेहरा स्वामी प्रसाद चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी जो कि बसपा की सरकार में मंत्री रहे, भाजपा की सरकार में मंत्री रहे, वो खुद चुनाव हार गए। तो इन तमाम हारों, इन तमाम विचलनों के पर्सपेक्ट में अगर देखा जाए तो इन जो बिरादरियों की आबादी है उसको एक बार चिंतन जरूर करने की ज़रूरत है
कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो इन तमाम चीज़ों पर चिंतन इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि आप देखेंगे कि उससे आपका हित भी जुड़ा हुआ है। आप जो जो समाज आज शासन कर चुका था उत्तर प्रदेश में, वो आज 5 किलो अनाज के लिए वोट क्यों करने लगा, क्यों ऐसी स्थिति आ गई। तो इन तमाम चीज़ों पर बड़े गहरे तरीके से न सिर्फ राजनीतिक दल को चिंतन करने की ज़रूरत है, आम जनता को भी चिंतन करने की ज़रूरत है।